Hello students, welcome you all on your channel Vrindavan Academy. This is the second part of the Gauss law. Gauss law का फर्स्ट पार्ट वीडियो हमने देख लिया है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं. आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर ये सेकंड पार्ट देखना शुरू करिए. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, कि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि गॉस लॉ के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था. तो गॉस लॉ के फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक डिफिनेशन पढ़ी थी गॉस लॉ की एंड उसका प्रूविंग की थी सिमेट्रिकल सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए और असिमेट्रिक सरफेस के लिए. असिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी हमने उसकी प्रूविंग की थी. ठीक है. और गॉस लॉ अगर जो है हम वैक्यूम में लिखते हैं या फ्री स्पेस में लिखते हैं तो वहां एप्सिलॉन नॉट आता है, और अगर हम किसी मीडियम में गॉस लॉ लिखेंगे तब कैसा उसका एक्सप्रेशन आएगा वो भी हमने देख लिया था. एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे वहां पे मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी एंड मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी में रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था. दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के. तो जहां एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा. उसके बाद हमने देखा था कि कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन हम किस तरीके से गॉस लॉ की मदद से करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया था. फ्लक्स डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था और गॉसियन सरफेस को मैंने एक्सप्लेन किया था कि गॉसियन सरफेस होता क्या है. उसके बाद हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर या वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है वो भी हमने वहां पे देख लिया था. और उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई शीट है जिसपे कोई चार्ज दे दिया जाए, थिन शीट की हमने बात की थी पहले, अगर थिन शीट है उस पे कोई चार्ज दे दिया जाए, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसकी वजह से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. और हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की शीट से डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होती है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है. चाहे हम 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें चाहे 50 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, वो सेम आती है एंड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. उसके बाद हमने बात की थी थिक शीट के बारे में कि अभी जैसे ये थिन शीट है, अगर हम एक थिक शीट ले लें जिसकी कुछ थिकनेस हो और वो कैसी हो, कंडक्टिंग नेचर की हो, मतलब मेटेलिक हो, तो क्या होगा जब हम चार्ज को देंगे तो वो दोनों सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसकी वजह से जो पहले थिन शीट में चार्ज इनक्लोज हो रहा था इन द गॉसियन सरफेस, वो अब क्या हो जाएगा, वो डबल चार्ज इनक्लोज होगा. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकल के आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट आएगी. तो यहां पे जो थिक शीट हम लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहां तक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करिए और वहां पे फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे. क्योंकि अभी जो फर्स्ट वीडियो में चीजें हमने पढ़ी हैं उसी का एप्लीकेशन करके 2 पैरेलल प्लेट्स या 2 पैरेलल थिन शीट अगर रख दी जाए तो उसमें 3 रीजंस बनते हैं, और उन रीजंस में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो अब हम लोग देखेंगे. तो आज के वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. सपोज कर लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं, यहां पे रखी हुई हैं, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन है, वो बहुत पास नहीं रखे, उनके बीच में कुछ सेपरेशन रखा हुआ है. तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए यहां पे तीन रीजंस डिवाइड हो जाएंगे. एक उन दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन होगा, अगर वहां पे पॉइंट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. और एक रीजन होगा लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स, मतलब दोनों प्लेट्स जैसे ये दोनों रखी हैं इसके लेफ्ट साइड एक पॉइंट होगा, एक रीजन ये हो सकता है. और एक रीजन ये हो सकता है राइट साइड ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के राइट साइड में एक रीजन ये हो सकता है. तो इस तरीके से अगर 2 प्लेट्स रखी हो तो हम 3 रीजन्स में पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं. फर्स्ट रीजन लेफ्ट साइड ऑफ द 2 प्लेट्स, सेकेंड रीजन बिटवीन द 2 प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में, एंड थर्ड रीजन दैट इज राइट साइड ऑफ द प्लेट. अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेट्स पे सिमिलर मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है. दैट इज यहां जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, एरिया चार्ज डेंसिटी. अभी हम डिफरेंट केसेस के लिए वो मैं आपको बता दूंगा. पहले एक केस देखते हैं जहां पे दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. तो अगर फर्स्ट रीजन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट रीजन दैट इज यहां पे लेफ्ट साइड, तो हमने पढ़ा था कि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट पे है तो मैंने बताया था वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
की जो डायरेक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज फर्स्ट प्लेट, सपोज कर लीजिए इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, और दिस इज सेकेंड प्लेट जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। तो इसकी वजह से फर्स्ट प्लेट की वजह से जो पॉइंट पी पे जो कि लेफ्ट साइड है ऑफ दिस प्लेट, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज अवे फ्रॉम द प्लेट। दैट मीन्स E1 जो होगा, E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, E1 जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट साइड, एंड इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट P2 की वजह से सिग्मा 2 जिसकी डेंसिटी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर देखा जाए तो E1 एंड E2 हैव बोथ सिमिलर डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है और वो एक ही डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड है। तो अगर मैं यहां पे इस डायरेक्शन में मैं वेक्टोरियल नोटेशन में सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर के साथ डील करते हुए चलेंगे जिससे हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। कहीं कहीं आप देखोगे बुक में वहां सिर्फ स्केलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया है और डायरेक्शन दिखा के क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि एक ही डायरेक्शन में है और उनको ऐड कर दिया जाता है, लेकिन वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर पढ़ चुके हैं और 12th स्टैंडर्ड में है आप लोग, इसलिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए जगह जगह पे मैं वेक्टर को इंट्रोड्यूस करके आपको समझाते हुए चलूंगा। तो अगर हम मान लें, सपोज कर लीजिए राइटवर्ड, अगर हम मान लें राइटवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर माना है आर कैप, ये हमने मान लिया है, से लेट कर लिया है, लेट से आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग राइट साइड, जो कि राइट साइड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के अपोजिट है। अगर कोई वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर और उसके अपोजिट वेक्टर लिखना है तो दैट विल बी माइनस ऑफ दैट कैप वेक्टर। तो यहां आर कैप इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा दैट इज माइनस आर कैप हो जाएगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी इस प्लेट की वजह से दैट इज सिग्मा 1, इसकी प्लेट की चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस आर कैप। नेक्स्ट E2 की भी डायरेक्शन सेम है और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इस प्लेट की वजह से है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। किसी एक प्लेट के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, जब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो दोनों एड अप हो जाता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ये हमारी हो जाएगी डायरेक्शन कॉमन, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अलोंग राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से इस साइड। अगर डायरेक्शन बताएं तो इस साइड से इस साइड, वो माइनस आर कैप से भी दिख रहा है क्योंकि आर कैप हमने राइट साइड माना है, तो ये लेफ्ट साइड होगा, राइट से लेफ्ट। अब सेकेंड रीजन में अगर बात करें तो सेकेंड रीजन में E1 जो होगा, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और E2 की अगर बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी अवे होगा, तो इस पॉइंट पे लिख रहे हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर देखा जाए इस दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैं E1 को लिखूं मैग्नीट्यूड वाइज तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, E2 को अगर लिखूं तो दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, माइनस आर कैप होगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आर कैप, क्योंकि E1 क्या है, राइट डायरेक्शन में है और राइट डायरेक्शन में ही हमने आर कैप को कंसीडर किया है, ठीक है। तो अगर दोनों को देखा जाए दोनों अपोजिट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे भी अगर देखा जाए ये पॉजिटिव ये निगेटिव आएगा इसकी वजह से, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो E2 जो आएगा दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आर कैप आया है, आर कैप इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रीजन थर्ड में बात करें तो रीजन 2 में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू अपोजिट इन डायरेक्शन, जबकि यहां पे दोनों एड अप हो रहे थे। अगर राइट थर्ड रीजन में देखा जाए राइट साइड ऑफ द टू प्लेट्स, तो यहां भी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द प्लेट, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द प्लेट, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और वो आर कैप के अलॉन्ग होंगे, तो उस केस में हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यहां पे फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन में जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फील्ड का यहां इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन
डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अच्छा मैं बात करूं, टू प्लेट्स ऐसे रखी गई हैं पॉजिटिव प्लेट्स, तो कहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है, तो क्या एक्सट्रीम लेफ्ट टू द टू प्लेट्स एंड एक्सट्रीम राइट टू द टू प्लेट्स जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जर होगा, जबकि बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी मिनिमम। यहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे यहां पे हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर यहीं पे दो निगेटिव चार्ज ले लिए जाए, दोनों निगेटिव चार्ज प्लेट लिया जाए, तब क्या होगा, तब भी केसेस ऐसे ही बनेंगे। बस क्या हो जाएगा कि यहां पे लेफ्टवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि राइट जा रही थी, अब कहां आ जाएंगी, लेफ्ट आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड द चार्ज होता है, तो इस रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द चार्ज प्लेट होगी, इस रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द चार्ज प्लेट होगी। तो अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और इधर जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, लेकिन यहां पे जो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से E1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी एंड इसकी वजह से E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि यहां भी दोनों फील्डें ऐड हो रही हैं, यहां पे भी ऐड हो रही हैं, यहां पे सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो अगर सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो अभी हमने किया है। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हो जाए, मतलब एक प्लेट को क्या कर दिया जाए, निगेटिव चार्ज दे दिया जाए, जैसे सपोज कर लीजिए एक ये प्लेट हो गई, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, और एक ये प्लेट हो गई, इसको निगेटिव चार्ज दे दिया गया, तब अब क्या होगा। अब अगर इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट और इसकी वजह से टूवर्ड द प्लेट आएगी, जबकि यहां पे अगर बात करेंगे तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट और इसकी वजह से टूवर्ड द प्लेट आएगी। यहां पे अगर बात करें थर्ड रीजन में, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट और इस प्लेट की वजह से टूवर्ड द प्लेट आएगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब यहां पे कंडीशंस चेंज हो जाएगी। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस रीजन में अपोजिट होने की वजह से सबट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स यहां पे मिनिमम हो जाएगा इन दोनों रीजन में, क्योंकि अपोजिट है, सबट्रैक्ट हो रही है, जबकि इस रीजन में सेम डायरेक्शन होने की वजह से एडअप हो जाएंगी और यहां पे मैक्सिमम नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैक्सिमम होगी और इधर मिनिमम होगी जब अपोजिट चार्जेस होंगे। तो मे बी मैं आपको समझा पाया होऊंगा ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है वो यूज किया गया है एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज्ड प्लेट्स, इसकी वजह से है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2D टू डायमेंशनल शीट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, तो वो सारी चीजें अब हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर पे। तो स्फीयर के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जब स्फीयर पे चार्ज एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहां पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। एक, जब चार्ज एरिया वाइज स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब उसके आउटर सरफेस पे एक बॉल ले लें और उसके आउटर सरफेस पे स्फीयर पे जब चार्ज डेवलप होगा तब। और एक बात करेंगे जब ओवरऑल थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस पे, स्फीयर पे। तो दोनों केसेस अलग हैं। कब ऐसा होगा, कब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कब वॉल्यूम पे होगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अगर आप रिकॉल करेंगे, नहीं तो मैं फिर से यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर बात करें, अगर हम एक स्फेरिकल शेल ले लें, ठीक है, स्फेरिकल शेल का मतलब कि अंदर से वो पूरी तरीके से खोखला है, पूरी तरीके से अंदर से खोखला है, बस एक शीट लेके उसको स्फेयर के फॉर्म में बना दिया जाए। कोई भी खोखला गोला कह सकते हैं, ठीक है। एक खोखला गोला अगर हम ले लें और उस पर अगर हम चार्ज दें तो अंदर तो कुछ उसके है नहीं, तो जब उसको चार्ज देंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज इस केस में जो स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक केस जब हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेते हैं, कंडक्टिंग कह लें या मेटेलिक सॉलिड स्फीयर कह लें। तो जब भी हम मेटेलिक या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेंगे तो मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होती है, जब उसको कंडक्टिंग चाहे मेटेलिक बॉडी होती है, जब उसको हम चार्ज देते हैं तो ऑलवेज उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके वॉल्यूम पे नहीं होता है। मतलब उसके सरफेस पे पूरी तरीके से चार्ज फैल जाएगा।
तो दोनों को हम साथ में एक साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्फेरिकल शेल हो, चाहे वो स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर हो। दोनों के केस में चार्ज जो है एरिया पे, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए दोनों केस को हम साथ में लेके चलेंगे। तो दोनों का डेरिवेशन सिमिलर होगा, चाहे वो सॉलिड स्फीयर कहे चाहे वो स्फेरिकल शेल कहे। ठीक है, आपको इसी तरीके से डेरिवेशन करना है। तो सपोज कर लीजिए एक स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टर है जिसका जो है रेडियस आर है। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। यहां मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। और इस पे हमने चार्ज चार्ज टोटल चार्ज क्यू हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है। ठीक है, तो उस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इट विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अगर यहां से टोटल चार्ज लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कहीं भी अगर हमें टोटल चार्ज लिखना है तो वी विल राइट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? अगर एरिया पे है तो टोटल एरिया, अगर वॉल्यूम पे है तो टोटल वॉल्यूम, अगर लेंथ पे है तो टोटल लेंथ। तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय दैट थिंग वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां एरिया पे है तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो यहां भी 3 रीजन हमें मिलेंगे। अभी जब हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हमें यहां पे 3 रीजंस मिलेंगे। एक रीजन मिलेगा इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर अगर कोई पॉइंट हो वहां पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मिलेगा ऑन द स्फीयर, स्फीयर के अगर ऊपर या जस्ट उसके बगल में अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, उस पे थर्ड केस आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अगर बाहर, स्फीयर से दूर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तब वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो 3 केसेस यहां पे बनेंगे और तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं इनसाइड द सेल और सॉलिड कंडक्टर। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर या स्फेरिकल शेल में अगर कोई पॉइंट है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले गॉस लॉ का यूज करने के लिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे गॉसियन सरफेस सिमेट्री की देखते हुए यहां पे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा दैट इज स्फीयर। तो यहां पे हमने एक स्फीयर उस पॉइंट से पास होता हुआ हमने ड्रॉ किया, किस पॉइंट से? P पॉइंट से। तो सिंस चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके? शेल के या सॉलिड कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्फीयर हमने इसके अंदर बनाया है, तो क्या इसमें चार्ज होगा? इसमें जो अंदर चार्ज क्लोज्ड होगा दैट विल बी 0, कोई भी चार्ज इसमें स्टोर्ड नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहले चीज यहां से निकल के आता है, पहला पॉइंट कि जब अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, किसमें? शेल में या सॉलिड कंडक्टर में, तो उसमें चार्ज कोई भी इनक्लोज्ड नहीं होगा। तो बाय गॉस लॉ हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि गॉस लॉ से जो फ्लक्स होता है दैट इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन 0 है तो फ्लक्स यहां से 0 मिलेगा। अब दूसरा चीज हमने क्या बताया था, बाय डिफिनीशन फ्लक्स हम लिखेंगे। तो बाय डिफिनीशन अगर फ्लक्स लिखा जाए तो फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds, क्योंकि ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो मैंने आपको पहले बताया था स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर जो होता है वो दोनों 0 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो E ds हो जाएगा, cos थीटा cos 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे E कांस्टेंट होगा एट ईच पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, तो ये बाहर आ जाएगा E, और इस ds का इंटीग्रल मतलब टोटल क्लोज्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। हमेशा याद रखिए यहां पे जो ये सरफेस लिया जाता है, एरिया ऑफ द सरफेस आता है, दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। हमेशा जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसका एरिया यहां पे पुट किया जाता है। जो हम कंडक्टर या जो हम शेप लेते हैं उसका एरिया नहीं, हमेशा जो यहां एरिया पुट किया जाएगा दैट विल बी गॉसियन सरफेस एरिया। ठीक है,
अब देखिए यहां पे, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जीरो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो E इंटू 4πr² दैट विल बी जीरो, और जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। सिंस ये जीरो नहीं हो सकता, क्या रेडियस जीरो है? नहीं, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस लिया है। दो चीज का अगर मल्टीप्लीकेशन जीरो है दैट मीन्स दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी। सिंस आर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहां क्या निकल के आया कि अगर इन साइड कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। यही रीजन था जब मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, और मैंने आपको बताया था वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और यहां से आप देख सकते हैं हमने डिराइव कर दिया कि कोई भी कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती। इसका मतलब किसी कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो वो उसको क्रॉस करके, मतलब अंदर से जाके फिर बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जब पॉइंट उसके सरफेस पे होगा, अगर हम किसी सरफेस पे पॉइंट ले लें किसी भी कंडक्टर के स्फेरिकल शेल के, तो उस केस में गॉसियन सरफेस इस चार्ज को, इस पॉइंट को इनक्लोज करता हुआ अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कभी भी जहां पे चार्ज होगा उस पेपर से नहीं ड्रॉ किया जाएगा। हमेशा याद रखिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय ध्यान रखिए कि जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उस गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। ये तो चार्ज अंदर होना चाहिए, ये तो चार्ज बाहर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है तो इसके जस्ट ऊपर अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, क्योंकि पॉइंट हमने स्फीयर पे ले लिया है, और अगर स्फीयर पे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे तो चार्ज के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा वो, इसलिए जस्ट अबव अगर हम गॉसियन सरफेस इस पॉइंट के ड्रॉ करें तो वो टोटल चार्ज को इनक्लोज करेगा। देखिए जितना भी सरफेस पे चार्ज है सबको इनक्लोज करेगा, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा दैट विल बी क्यू, जो हमने यहां पे कंसीडर किया है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ वी हैव फाई, ये बाई डेफिनेशन है कि जो फाई होगा वो हो जाएगा E इंटू 4πr²। दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें जस्ट इसके साइड में ड्रॉ किया है तो उसको हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लगा के कि जो रेडियस होगा गॉसियन सरफेस का दैट विल बी कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल शेल जो हमने कंसिडर किया है उसका रेडियस। तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr²। दिस इज बाई डेफिनेशन फ्लक्स एंड दिस इज बाई गॉस लॉ फ्लक्स, दोनों इक्वल होंगे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो यहाँ पे Q इन है वो टोटल चार्ज है जो कि इनक्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q इन की जगह पे Q अपॉन R²। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर यहाँ पे चार्ज Q को डेंसिटी के फॉर्म में पुट कर दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां डेंसिटी के टर्म में निकालना चाहूं तब, चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तब मैं Q को पुट कर सकता हूं सिग्मा इंटू 4πr², जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहां पे पुट कर दीजिए, 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² और एक आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज सिमिलर टू, अगर यहां पे देखा जाए ये एकदम सिमिलर है किसके? थिक शीट के। जो थिक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे जो इसके सरफेस पे कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल शेल है तो उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। ठीक है, तो कभी कभी ये सिमिलरिटी भी पूछ लेता है कि ये किस में होता है, जिसके सिमिलर होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर पॉइंट आउटसाइड द शेल लाई करे तब क्या होगा। जब पॉइंट आउटसाइड द शेल लाई करता है तो उस केस में यहां पे अगर सपोज कर लीजिए पॉइंट P है और एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, सपोज कर लीजिए इस गॉसियन सरफेस पे जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस यहां से R है, तो वो देखिए ये टोटल चार्ज को इनक्लोज कर रहा है कि नहीं? ये टोटल चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, टोटल जितना भी चार्ज था सबको ये अपने अंदर इनक्लोज कर रहा है। तो उस केस में फ्लक्स
E इंटू 4πr² होगा। दिस इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि टोटल चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। तो यहां पे इक्वेट कर दीजिए तो यह आ जाएगा E इंटू 4πr² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये जो पिछले एक्सप्रेशन में आया था वहां कैपिटल R² आया था, यहां पे स्मॉल r² है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इस r जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहां पे अगर देखा जाए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं इन द टर्म ऑफ डेंसिटी तो मैं Q की जगह पे पुट कर दूंगा सिग्मा 4π कैपिटल R²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये R से ये R कैंसिल मत करिएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर जो हम यूज कर रहे हैं एंड दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन आएगा डेंसिटी के टर्म में दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r²। तो यहां पे जो कि सरफेस पे ये डिपेंडेंट नहीं था डिस्टेंस पे, लेकिन यहां पे क्या है, ये डिपेंडेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि r इज अ कांस्टेंट, कैपिटल R इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इस तरीके से तीनों रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये ग्राफ, तो यहां पे ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से ग्राफ यहां हम प्लॉट कर सकते हैं इन स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टर। तो किसके किसके बीच में हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ? हम प्लॉट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई गई है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। डिस्टेंस, ये सपोज कर लीजिए स्फीयर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू आउटसाइड। बाहर की तरफ अगर हम डिस्टेंस देखें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगा वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमने देखा था कि सेंटर से जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे स्फीयर में, स्फीयर के सेंटर से आगे बढ़ रहे थे तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। कहां तक 0 था? सरफेस से जस्ट पहले तक। तो यहां से सरफेस के जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट में दिखाया गया है। तो जो ग्राफ जाएगा वो इससे अलोंग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहां होती है। तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, हम डिस्टेंस के एक्सेस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ग्राफ ऐसे जाएगा यहां तक, लेकिन यहां पे सरफेस पे ये डिफाइंड नहीं होगा, सरफेस पे 0 नहीं होगा। तो यहां पे देखो तो मैंने यहां पे गोला लगाया है, गोला, लेकिन यहां पे डार्क नहीं है। दिस इज अ पॉइंट बट इट इज नॉट डार्क। इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जंप करेगी और कहां पहुंच जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी। यहां नहीं, यहां पहुंच जाएगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² होगी। ठीक है। और दूसरे टर्म में अगर डेंसिटी के टर्म में हमने लिखा था दैट इज क्या लिखा था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जैसे जैसे हम इसके से सरफेस से दूर जाने लगेंगे, आर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी ऐसे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनता है तो वो कुछ इस तरीके का ऐसा पैराबोलिक हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ये डिक्रीज करेगा। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आउटसाइड, ये सरफेस है, इसके बाहर जैसे ही दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और डिक्रीज कर करके ऐसे इनफाइनाइट पे जाके, जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड जाके 0 हो जाएगी। और जब भी ऐसा केस बनता है कि आर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो सर्टेन टाइम बाद वो इस एक्सेस के ऐसे पैरेलल हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इन स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल शेल और कंडक्टर। तो ये आप देख लीजिए, यहां पे पॉइंट वाइज मैंने यहां पे नोट कर दिया। अगर सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए आए तो ये आपको पूरा बनाना है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 फॉर r इज इक्वल टू 0 टू जस्ट क्लोज टू द सरफेस एंड E is equals to 1/4 epsilon naught Q upon r² for r is equals to r at surface. And third point, E is equals to 1/4 epsilon naught Q upon r² or in the term of density sigma upon epsilon naught r² upon r² outside the
स्फीयर। तो ये सारी चीजें हैं, यही आज डिस्कस करना था। दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द गॉस लॉ। यहां तक आप एनालाइज करिए, पढ़िए और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे कि जब किसी स्फीयर पे चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और वॉल्यूम वाइज कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जब हमारा सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब इंसुलेटिंग हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से आता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Thank you. Take care.